नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज बात है एमओयू पर सवाल, सरकार के दावों पर बवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में हुई इन्वेस्टर्स समिट को लेकर निवेश प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिशों में लगी हुई है और इसी कड़ी में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत ऊर्जा, आवास और पर्यटन विभाग में हुए करीब 439 एमओयू की ग्राउंडिंग की समीक्षा की है और इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से राज्य को काफी लाभ मिला है और प्रदेश में अब तक 39,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जबकि 40,000 से अधिक रोजगार के मौके मिले हैं। हालांकि विपक्ष इन सभी दावों को हवा हवाई बता रहा है। साथ ही सरकार से एक श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग विपक्ष ने की है। आपको बता दें कि पिछले साल सीएम धामी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था और मुख्यमंत्री का दावा है कि इस समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। 44,000 करोड़ से ज्यादा की जो ग्राउंडिंग है वो धरातल पर उतारी जा चुकी है, ये दावा किया गया था। सवाल यही कि क्या सरकार के ये दावे हवा हवाई वाकई हैं? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार के दावों पर यकीन नहीं है? क्या धामी सरकार धरातल पर उतरे निवेश का श्वेत पत्र जारी करेगी? और आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में निवेश को पंख लगने जा रहा है। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश में भी लग गई है। सरकार का दावा है कि इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारकर बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस बीच मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत ऊर्जा, आवास और पर्यटन विभाग में हुए 439 एमओयू की ग्राउंडिंग की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने दावा किया कि प्रदेश में अब तक 39,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जबकि 40,000 से अधिक रोजगार के मौके मिले हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे हवा हवाई आंकड़े बताए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी आंकड़े पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एसी कमरों में बैठकर इस तरह के आंकड़े जारी करने से कुछ नहीं होगा। मीडिया के सामने और विपक्ष के सामने, जनता के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में रखिए कि कहाँ और किस क्षेत्र में निवेश हुआ, कौन से विभाग में निवेश हुआ, कितने उत्तराखंड के लोगों को कितना रोजगार मिला है। ये सब जो है आपको श्वेत पत्र जारी करके जनता के सामने रखना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। यानी जब अधिकारी बता रहे हैं उसका कुछ काम तो हुआ होगा, तभी तो उन्होंने बताया। उन्होंने ऐसी 1.5 लाख करोड़ क्यों नहीं कह दिया? 40,000 करोड़ कहा ना। तो विपक्ष को चीज़ों पर विश्वास भी करना चाहिए और कोई सुझाव है तो वो देने चाहिए रचनात्मक। आपको लगता है कि जो इन्वेस्टर समिट हुई है उससे जो रोजगार के सृजन है निश्चित रूप से जब भी कोई नया उद्योग लगता है तो पहले तो उसकी बिल्डिंग बनती है, मशीनरी आती है, उसमें रोजगार मिलता है, तो रोजगार का सृजन तो होता ही है। उत्तराखंड शासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक इन्वेस्टर समिट में आवास विभाग में हुए 125 एमओयू में से 74 पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें से 7,429 करोड़ का निवेश आया है, जबकि 12,318 लोगों को रोजगार मिला है। वहीं पर्यटन विभाग में 140 एमओयू पर काम शुरू हुआ है, जिसमें से 3,816 करोड़ का निवेश आया और 5,047 रोजगार मिले हैं। वहीं ऊर्जा विभाग के 193 एमओयू धरातल पर उतरे हैं, जिससे 28,288 करोड़ का निवेश आया है और 22,000 के करीब रोजगार मिले हैं। एक तरफ जहां सरकार 1,000 करोड़ निवेश और रोजगार का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को 2018 और 2023 में हुई इन्वेस्टर समिट में किए गए दावों की याद दिलाते हुए आंकड़ों को हवा हवाई बता रहा है। जबकि सरकार का दावा है कि धामी सरकार के ऐतिहासिक कार्यों की बदौलत ही जनता बार बार भाजपा पर भरोसा कर कांग्रेस को सबक सिखा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के हर
प्रश्न को जो वो दागने का काम करता हो, चाहे उनके महंगाई को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, यदि उत्तराखंड का परिणाम है तो यही विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष गए हैं और जनता ने क्या जवाब दिया है वो हम सबको विदित है। हमारे सभी प्रत्याशी आज वर्तमान में सांसद बन चुके हैं और सभी लाखों लाखों मतों से जीते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे कार्य में भी खोट देखना ये कांग्रेस का स्वभाव हो गया है और जिस कारण से जनता उनको जो सीधे सीधे नकार रही, क्योंकि जनता उस कार्य को जब होते हुए देख रही है तो स्वाभाविक रूप से वो झूठ को कैसे स्वीकार करेगी। थैंक यू। देखिए, इन्वेस्टर मीट को लेकर के राज्य की जनता से अगर आप पूछेंगे तो जनता लगातार पूछ रही कि आखिर इन्वेस्टर मीट ने क्या उपलब्धियां हासिल करी। 2018 के इन्वेस्टर मीट हो चाहे अब 2023 का इन्वेस्टर मीट हो, कहीं भी धरातल पे नहीं उतरा। दावे दोनों बार बड़े बड़े हुए हैं और इस बार तो 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग के साथ जो है इन्वेस्टर मीट की शुरुआत हुई थी, ऐसा सरकार ने दावा किया था। लेकिन वो ग्राउंडिंग है कहाँ, धरातल पे दिखाई क्यों नहीं देती। और बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही कि हमने 40,000 युवाओं को रोजगार दे दिया। तो ये खोखले दावे हैं, हवाई दावे हैं। उत्तराखंड से लगातार पलायन हो रहा है रोजगार के कारण, ये जमीनी हकीकत है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने अब तक 39,000 करोड़ के निवेश होने और 40,000 से अधिक रोजगार के मौके मिलने का दावा किया है। हालांकि विपक्ष अधिकारियों के इन दावों को हवाई बता रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार के ये दावे हवाई हैं? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार के दावों पर यकीन नहीं है? क्या धामी सरकार धरातल पर उतरे निवेश का श्वेत पत्र जारी करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा ऐसी बात को लेकर कि वो तमाम एमओयू साइन किए गए उन्हें किस तरीके से ग्राउंडिंग की गई, उनकी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, क्योंकि 40,000 रोजगार के मौके मिले ये सत्ता पक्ष का मानना है। लेकिन लगातार विपक्ष को इस बात पर संदेह, और संदेह आखिर क्यों, इस पर हम विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चमोली जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूकेडी से केंद्रीय प्रवक्ता हैं देवचंद्र, उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रतनमणि डोभाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत। और शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से करें, उससे पहले विपक्ष से पहले प्रतिक्रिया साझा करेंगे। संदीप चमोली जी से शुरुआत करेंगे। संदीप चमोली जी, भाई दावों पर यकीन विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा है, ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर 40,000 रोजगार के मौके उपलब्ध कराए गए तो कहां और किन किन क्षेत्रों में कराए गए। आप लोगों का ये मानना है कि बेरोजगारी की वजह से पलायन जो है वो बढ़ा है। सोनी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा। के न्यूज हमेशा प्रमुख मुद्दों पर राज्य की बात को, राज्य के वासियों को बात को रखता है और हमेशा धरातल की बात करता है, इसलिए आपको साधुवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि सदैव भाजपा की कथनी और करनी में सदैव हमेशा ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। इस राज्य में अगर आप बेरोजगारी का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो उस आंकड़े का जो अक्षर है वो अक्षर राज्य से बनने से अब तक सर्वोच्च शिखर पर है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, जिस लोगों को लाके जो इन्वेस्टमेंट समिट की बात इस प्रदेश के मुखिया करते हैं, उस समिट का अगर कुछ धरातल की सच्चाई हो तो हमारे भाजपा के साथी सरकार के प्रवक्ता या सरकार के कोई मंत्री इस पे एक श्वेत पत्र जारी करे, तो कम से कम इस प्रदेश को, लोगों को ये तो पता चले कि सही में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसको लाने के लिए इतना खर्च माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, उस खर्च के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है उसको धरातल पे लाइए। अगर खर्च के आपने बड़े बड़े बिल कैश कराए हैं तो क्या राज्य को उससे खर्च करने से मिला है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने ठीक है, ये तो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे, इस बात का जवाब जरूर लेंगे। लेकिन आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि अगर बेरोजगारी की वजह से पलायन बढ़ा है तो कहां पर, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर पलायन ज्यादा बढ़ा, जहां से लोग पलायन कर गए बेरोजगारी की वजह से, क्या कोई आंकड़ा है? देखेंगे, मैं बता रहा हूँ 9 नवंबर सन 2000 में हमारा राज्य बनता है, पृथक
अलग होते हैं आपका उत्तर प्रदेश से, तो हमारे तब से अब तक आप देखेंगे पौड़ी, आपका अल्मोड़ा, ये सब सर्वाधिक पलायन वाली जगह हैं। पिथौरागढ़, टिहरी, आपका उत्तरकाशी, ये यहाँ अभी मुश्किल से 10 वर्षों में पलायन हुआ है। पौड़ी में जब से राज्य बना है, पौड़ी और अल्मोड़ा के लोग सबसे ज्यादा लोगों ने पलायन किया, और पलायन का जो मुख्य कारण रहा है वो रोजगार, आपका मेडिकल सुविधाएं ना मिलना और बच्चों के लिए उचित शिक्षा ना मिल पाने के कारण जो है पहाड़ का आदमी पलायन करके प्लेन्स की तरफ आ रहा है। इसको रोकने के लिए अब तो 10 वर्षों से 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं भाई, 7वां साल जो है ये ठीक है। भाजपा की सरकार का चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जवाबदेही इन लोगों की बनती है। ये बताएं बिल्कुल, कि इन्होंने जवाबदेही तो लोगों ने बनती क्या है। रोका? सत्ता में मौजूदगी जिसकी होगी जवाबदेही उसकी बनेगी, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष। और जवाब जो सरकार में है उसको जवाब देना पड़ेगा। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि लगातार जो MOU इन्वेस्टर्स समिट हुई और ये कहा जा रहा है कि अगर MOU जो साइन हुए उसकी ग्राउंडिंग रिपोर्ट के आधार पर अगर बात की जाए, 40,000 जो रोजगार के मौके उपलब्ध कराए गए। अब विपक्ष कह रहा है कि भाई ये जो दावे किए जा रहे हैं ये हवाई है। विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है विपक्ष? सोनी जी, देखिए 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक ग्राउंड हो चुका है, जिससे 40,000 से ज्यादा रोजगार सृजन हुए हैं। आप कहें तो मैं बिल्कुल संजीव जी, जानना चाहेंगे कि किन किन क्षेत्रों में ये हुआ है। जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ। आवास क्षेत्र में 125 MOU हुए थे, जिसमें से 74 अभी ग्राउंड हो चुके हैं और इनके ऊपर काम चल रहा है, जिससे 7,429 करोड़ का निवेश आया है, जबकि 12,318 लोगों को इसमें रोजगार मिला है। पर्यटन विभाग में 140 MOU पर काम शुरू हुआ, जिसमें 3,816 करोड़ रुपए का निवेश आया है और 5,047 रोजगार मिले हैं। ऊर्जा विभाग में 193 MOU धरातल पर उतरे हैं, जिससे 28,288 करोड़ का निवेश आया और 22,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिले। मैं सोचता हूँ ये हम आंकड़े के साथ बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह हवाई बातें नहीं करते, हम इनकी तरह शिलापट लगाकर भूल नहीं जाते और इनको उन शिलापट की याद जब आती है जब अगले चुनाव में 5 साल के बाद जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारा एक नई नीति और नियत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, एक जो हमारा एक जो हम लोगों ने एक अपना सिस्टम डेवलप किया है, वो जिस रोज हम किसी भी कार्य की शिलान्यास करते हैं उसी रोज हम उसके उद्घाटन की तिथि भी निश्चित कर देते हैं। और सबसे एक सौभाग्यशाली बात ये अच्छी बात है, काम करने का तरीका या जो MOU साइन हुए उसे किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, वो खैर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा भी करना होगा। वो कोई एक नई बात नहीं है। लेकिन संजीव वर्मा जी, बावजूद इसके आपने आंकड़े भी दिए कि भाई इतना यहाँ पर खर्च किया गया और 40,000 जो रोजगार के मौके हैं वो उपलब्ध कराए गए, लेकिन इस बात पर विश्वास विपक्ष क्यों नहीं बना पा रहा है? क्यों यकीन नहीं है इस बात पर? क्या धरातल में वो काम नजर नहीं आ रहा है? और पलायन का हवाला दिया कि पलायन भी इसी वजह से जो पौड़ी और अल्मोड़ा में हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। इसका जवाब आगे लेते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान और हैं, प्रतिक्रिया पहले साझा कर लेते हैं। हमारे साथ UKD प्रवक्ता देवचंद जी जुड़े हुए हैं। देवचंद जी, क्या लगता है, अभी आप BJP प्रवक्ता को सुन रहे थे, थोड़ा सा भरोसा कुछ जगह या फिर महज धरातल पर कुछ और है? कथनी करनी में वाकई फर्क नजर आ रहा है? देखिए सोनी जी, मुझे लगता है कि अभी तक सरकार के जो भी काम हुए हैं, जो भी वो काम अपना गिनाती है, वो सब धरातल पर हवाई है। ये इन्वेस्टर सब पहला नहीं है, इससे पहले भी हुआ अभी जो संजीव वर्मा जी कह रहे थे, क्या झूठ बोल रहे थे? वो लोग बताएं कि उस पर अभी तक कितना काम हो चुका है और अभी भी कितना काम बाकी है। जो इन्वेस्टर समिट 2023 में हुआ है, उस पर सरकार ने अभी तक ये बता दिया है कि हमने 3.5 लाख का MOU कर दिया है, लेकिन उसमें सेक्टर जरूर बताएं कि किस किस सेक्टर में बताएं। श्रीमान मैंने अभी सेक्टर बताए हैं, अभी मैंने सेक्टर बताए, आप कहें तो मैं इसको दोहरा सकता हूँ।
आपने नहीं सुने, वो देवचंद आपकी जी। प्रॉब्लम है। आप कहेंगे तो मैं इसको दोहरा सकता हूँ। तो सरकार का इन्वेस्टर सेक्टर से भी पूरा होगा, जो इन्वेस्टर जो वो ला रहे हैं उसमें ये पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने सेक्टर नहीं बताए हैं कि कहाँ कहाँ कर रहे हैं। बताए, इसमें अभी भ्रष्टाचार- संजीव जी ने बताए, आपने देवचंद जी आपने सुना नहीं, संजीव जी ने बताए हैं सेक्टर, और मुझे लगता है एक बार फिर से संजीव जी को दोहराना चाहिए। और इस सेक्टर में वाकई काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है विपक्ष की नजर है इस पर। देवचंद जी एक बार दोबारा सुन बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल। आवास विभाग में 125 MOU हुए थे, जो जिसमें 74 ग्राउंड हुए हैं और जिसमें 7,429 करोड़ का निवेश आया, जबकि दूसरा 128 लोगों को इसमें रोजगार मिला है। पर्यटन विभाग में 140 MOU पर काम शुरू हो गया है, जिससे 3,816 करोड़ का निवेश आया, 5,047 इसमें रोजगार मिले हैं। ऊर्जा विभाग में 193 MOU धरातल पर उतरे हैं, जिससे 28,288 करोड़ का निवेश आया और 22,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। ये मैं आंकड़े सहित आपको बोल रहा हूँ और ग्राउंड जीरो पर की रियलिटी के साथ बोल रहा हूँ। आप चाहें तो इसको आप ग्राउंड जीरो पर इसकी रियलिटी चेक कर सकते हैं। देवचंद जी, आप अपनी बात को पूरा करिए, और साथ ही ये आंकड़े दोहराए हैं संजीव वर्मा जी ने, आवास विभाग, पर्यटन विभाग, ऊर्जा विभाग, आंकड़े बताए देवचंद जी। चलिए फिलहाल जुड़ते हैं तो जरूर साझा करेंगे। जी देवचंद जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बात को पूरा कर लें, रतन मणि डोभाल जी का रुख करेंगे फिर। आपको आवाज मिल पा रही है देवचंद जी? नहीं आ रही। चलिए दोबारा से आपका रुख करेंगे, रतन मणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतन मणि डोभाल जी, क्योंकि विपक्ष के जो सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स समिट को लेकर, हालांकि अभी आप संजीव जी को भी सुन पा रहे होंगे, लेकिन इन दावों पर या धरातल पर जो ग्राउंडिंग हुई या रोजगार के मौके जो उपलब्ध कराए गए, अभी हालांकि पूरा काम धरातल पर नहीं किया गया, अभी करना बाकी है, लेकिन जितना किया गया उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये जो इन्वेस्टर समिट का इसका सवाल है, ये हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये 24 साल से उत्तर प्रदेश के समय से ये सवाल को उठाया जाता रहा है, और ये महत्वपूर्ण है। अभी जो बता रहे थे कि 39,000 करोड़ रुपए के जो धरातल पर उतरने की बात है, मुख्यमंत्री धामी जी ने भी कहा है कि भाई जो ये MOU हुए हैं और इनको धरातल पर लाने के लिए उन्होंने तेज काम करने के लिए कहा है। उसी पर चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने उच्च अधिकारियों की एक बैठक भी ली है। और ये इसमें ये 3 चीजें उसमें गिनाई गई हैं कि ऊर्जा, आवास और पर्यटन में ये काम जो हुआ है। आप भी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं ये थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो ये हमारे जो राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें जो रोजगार का सवाल है, हमारे यहाँ रोजगार के लिए पलायन है, शिक्षा के लिए पलायन है, स्वास्थ्य के लिए पलायन है, बहुत सारी चीजें। और हम ये भी मानते हैं कि आप जितने हमारे पास जो उत्तर प्रदेश से हमें विरासत में मिले जो वैकेंसियां, जो सर्जित पद हैं, सरकारी पद भी, उनको भी भर दें तो भी हम रोजगार की समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। और रोजगार अगर हमको अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना है तो उसके लिए आपको औद्योगिकरण करना होगा, उस पर जाना है, इसीलिए। लेकिन मैं जो तथ्यों पर थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ताओं को आदत रहती है कि वो पिछला भुला देते हैं। हम ये 2019 में जब आप पार्लियामेंट के चुनाव में जा रहे थे लोकसभा के,
तब त्रिवेंद्र रावत सरकार थी। त्रिवेंद्र रावत सरकार ने भी ये इन्वेस्टर समिट आहूत किया था देहरादून में, और ये दावा किया गया था कि 1,25,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं। और उसी में मेरे पास वो कागज हैं, मैंने सूचना अधिकार में भी वो लिया था। उसमें ये बताया गया कि कहाँ कहाँ ये होना था और कितना उसमें रोजगार सर्जन होना था। लबोलुबाब ये था कि 1,25,000 करोड़ के MOU अगर वो धरातल पे आते तो 50,000 युवाओं को हमें रोजगार मिलना था। लेकिन उसको वो सरकार चली गई है, वो भी चला गया, वो निवेश भी चला गया। धामी जी चले जाएंगे, ये 500 अभी तो 3 लाख करोड़ की 3.5 लाख करोड़ की बात पर आ गए, जबकि हमको ये बताया गया था कि 5,55,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उसके मेहमान थे उस में, और हमने उसको रिपोर्ट भी किया था। और 3 करोड़ कह रहे हैं कि वो धरातल पे आने की बात, ये ऊंट के मुंह में जीरे का समान है। और ये समिट भी तब हुआ था जब आप 24 के में चुनाव में जा रहे थे, तब आपने दिसंबर में ये समिट किया। तो ये चुनावी जो समिट आप कर रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो कुछ ना कुछ करना है। अभी आपके पास आपको 2 उपचुनाव लड़ने हैं, उसके बाद आपने नगर निकाय के चुनाव लड़ने हैं। तो ये बेरोजगारी का, रोजगार का सवाल तो हर समय आपका पीछा करेगा सरकार का, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या कोई तीसरा भी आए, तो वो पीछा बेरोजगारी से आपका पीछा नहीं छूटेगा। तो ऐसे समय में आप इन चीजों को लाते हैं कि भाई इस पर कुछ हलचल करो, कुछ इसके जो हेडलाइन बनाओ, इसमें के निवेश पर, इस पर काम हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये सच्चाई से कोसों दूर है। और ये अगर ये इसको 100% हम मान भी लें जो बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं, तो ये ऊंट के मुंह में जीरे का समान है। बिल्कुल, ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये बजट जो है मुहैया कराया गया उत्तराखंड के विकास के लिहाज से, बेरोजगारी दूर करने के लिहाज से, क्योंकि इन्वेस्टर्स समिट होने का मतलब है कि वो तमाम उम्मीदें और आकांक्षाएं जागती हैं कि अब बेरोजगारी दूर होगी, कई नए आयाम स्थापित होंगे, जहां पर एक जो विकास है उसको भी रफ्तार मिलेगी। लेकिन यहाँ पर स्थितियां जो हैं वो संदेह के घेरे में है, और शायद यही वजह है कि विपक्ष भी यकीन नहीं कर पा रहा है इस बात पर। हमारे साथ कांग्रेस से संदीप जी जुड़े हुए हैं, साथ ही संजीव जी, क्योंकि ये बजट जो है, हालांकि अभी भी जो कैबिनेट की बैठक हुई है लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो पहली ये बैठक हुई, तो अभी भी उत्तराखंड के लिए एक विशेष बजट मुहैया कराया गया है। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र किया जाए तो ये बजट अभी भी उत्तराखंड के विकास के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिहाज से बेहद कम है। और जितना बजट मिला है या MOU साइन हुए हैं उसके तहत अभी भी पूरी तरीके से काम होना बाकी है। तो कैसे दूर होगी बेरोजगारी? संजीव जी, जिस प्रकार बडोनी जी ने आत्मीयता से अपनी बात को सच्चाई से कहा, मैं उसके लिए जी संदीप जी, सबसे पहले जो बडोनी जी ने आत्मीयता से, रतनमणि जी ने जो शब्द कहे, उनको साधुवाद करता हूँ कि बहुत कम इस राज्य में ऐसे लोग बचे हैं जो भाजपा के सत्य को लोगों के सामने रखते हैं। सोनी जी, आपको समझना पड़ेगा, इस राज्य का दुर्भाग्य उस दिन से बना तय हुआ था जब उत्तर प्रदेश पुनर्अधिनियम का गठन किया गया और उस टाइम भाजपा की सरकार सत्ता में थी। अगर वो चाहते तो ये जो बड़े बंटवारे पर, संपत्ति के बंटवारे, गंगा हमारे यहाँ बहती है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, टिहरी डैम हमारी छाती पे है लेकिन उसका हमें लाभ नहीं मिल पा रहा, इन समस्याओं को जन्म देने वाली भाजपा की सरकार। सीधे सीधे मैं भाजपा के साथी संजीव भाई, बहुत प्रवक्ता, हमारे बहुत सीनियर साथी आपके चैनल पे बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्वेस्टमेंट समिट के लिए कर दी, ये आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि जनपद देहरादून में, जनपद पौड़ी में, जनपद उत्तरकाशी में या जनपद टिहरी में एक जगह जो इनकी जो समिट के द्वारा पैसा आया उसका काम कहाँ धरातल पे काम चल रहा है? लगभग इन चारों जनपदों को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये देहरादून में बता दे, किसी भी जिले में उत्तराखंड के बता दे कि ये पैसा वहां लग रहा है, इससे ये काम हो रहा है और इससे उस जिले के लोगों को या उत्तराखंड के लोगों का ये लाभ हो रहा है। सोनी जी ये नहीं बता पाएंगे, ये मात्र कागजों के आंकड़े लेके आपके सामने बैठे हैं, इस राज्य को लंबे समय से कागजों के आंकड़ों में घुमाने का काम कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए, अगर ये बता दे देहरादून में इस जगह ये काम चल रहा है और इससे इतने लोगों को रोजगार मिला है या इतने लोगों को भविष्य में रोजगार मिलेगा, ये
ये कुछ नहीं है। ये जैसा कि इंद्रमणि बडोनी जी ने स्पष्ट बताया कि लोकसभा के चुनाव से पहले इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट समिटमेंट कराई थी। अब जो निकाय के चुनाव आने वाले, पंचायत के चुनाव आने, 2 उपचुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव को लेके इनकी एक ऐसी चर्चा, एक सबूका ये छोड़ देते हैं, उससे राज्य का कोई भी हित नहीं होता। ये चलिए, बता दें भारतीय आपके जनता चैनल के पार्टी का तो माध्यम भला से। हो जाता है, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं संदीप जी? भाजपा लोकसभा आपने भाजपा चुनाव के का जो नतीजे निकलकर सामने आए, विपक्ष की वो तमाम कोशिशें, क्योंकि लगातार आप लोग महंगाई, बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन फिलहाल जनता ने एक बार फिर से उत्तराखंड में किस तरीके से बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी को। संजीव जी, जो संदीप जी सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस बात का जवाब है क्या कि देहरादून में भाई कहां पर धरातल में काम किया गया? अगर आंकड़ों की बाजीगरी छोड़िए, आंकड़े, क्योंकि कागजी आंकड़े कुछ और कहते हैं, जमीनी आंकड़े कुछ और कहते हैं। सोनी जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जो मैंने अभी आपको दिए, कोई न तो हवा हवाई है, ना खाली कागजी आंकड़े हैं, वो धरातल के आंकड़े हैं। और देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, तमाम जगहों पर ये सारे काम हो रहे हैं। तो फिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि भाई जब काम हो रहा है, रोजगार मिलेगा संजीव जी, तो फिर यहाँ पौड़ी और अल्मोड़ा से पलायन रुक जाना चाहिए? लोगों को उम्मीद नजर आनी चाहिए कि भाई अब स्थितियां जो हैं बेहतर होने वाली हैं। देखिए, पलायन भी रुक रहा है, स्थितियां भी बेहतर हो रही हैं, किंतु कांग्रेस पार्टी, यूकेडी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि यही 3 दल उत्तराखंड में अपना, बाकी 2 तो ऐसे हवा हवाई हैं, लेकिन कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में उत्तराखंड में है। संजीव भाई, आप फिर हवा हवाई बातें कर रहे हैं। आप हमें हवा हवाई बता रहे हैं। आप बता दें इन 4 जनपदों में कहाँ आप अनुमंडन होना और कार्य को जमीन पे लाने में बड़ा अंतर है बड़े भाई। आप बता दिए चैनल के माध्यम से कि कहाँ इन्वेस्टमेंट समिट से जो पैसा है उत्तराखंड में कहाँ लग रहा है, किस जगह? आप बताइए, विभागों को छोड़िए, धरातल पे बताइए, और इससे कितने लोगों को रोजगार मिला? जी संजीव भाई, अनुमंडन के आंकड़े में फंसा के राज्य के लोगों को कब तक मूर्ख बनाएंगे? चलिए, सवाल आपका पूरा हो गया। संदीप जी इसी बात का जवाब दे रहे थे। ठीक है सोनी जी, आप इनसे पूछिए कि कहाँ, पूछ लिया संदीप जी, थोड़ा सुन लीजिए, जवाब ले रहे हैं। कहाँ ये जो पैसा आया अनुमंडन का कहाँ लगा रहे हैं, किससे कितना लाभ हुआ है, बताइए, जगह का नाम बताइए। चलिए संजीव जी। सोनी जी, मैंने आपको अभी बताया पाने वाले लोग हैं और झूठ बोलकर इस राज्य को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। जितने इन्वेस्ट आया वो वहां पर वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तमाम हमारे युवाओं को उससे रोजगार मिल रहा है। किंतु कांग्रेस की भी यहाँ पर 10 साल सरकार रही, और इस 10 सालों में इन्होंने कितनी बार समिट बुलाया, कितनी बार यहाँ पर उद्योगों को लाने में कोई कांग्रेस से उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस से उम्मीद नहीं थी संजीव वर्मा जी, तभी तो एक बार फिर से 2024 का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खाते में जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटें गई हैं, तो आप समझ रहे हैं ना कि जनाधार और जनता का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो जाहिर सी बात है अब तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा, एमओयू जो स्वाइन हुए उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा है और उन सवालों के जवाब भी मांग रहा है जो सत्ता पक्ष की एक जिम्मेदारी है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव जी का रुख करें, उससे पहले रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे। रतनमणि डोभाल जी, जैसा कि संजीव जी को भी आप सुन रहे थे बखूबी, संदीप जी को भी सुन रहे थे कि भाई 4 जनपद जो हैं तो उनमें किस तरीके का धरातल में कार्य हुआ है, कितने नए आयाम स्थापित किए गए, कितने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए। क्या आप कुछ देख पाए कि भाई उत्तराखंड में कितना असर पड़ा इसका? देखिए, हम संजीव जी से ये उम्मीद तो नहीं कर सकते
कि जो जैसे हम बोल रहे हैं वो उसी अंदाज में बोलेंगे, क्योंकि उनको सरकार का पक्ष रखना है। तो जाहिर सी बात है, हम उनको उसमें बांधना नहीं चाह रहे हैं। उनकी सीमा, उनकी एक सीमा है, हमारी कोई सीमा नहीं है, ये बता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी नहीं, उत्तराखंड के लेकिन लोग, जो वो भी धरातल पे हुआ है रतनमणि जी, वही तो उसी बात का जिक्र करना चाहिए, ना कि कागजी आंकड़ों का। और अभी कितना और बाकी रह गया है उसका भी जिक्र करना चाहिए। हम कुछ नहीं कह रहे, पर आप किसी एक 4 जिलों में से एक जिले में ये बता दीजिए कि ये जो एमओयू साइन हुए हैं इन्वेस्टर्स समिट के बाद, वो क्योंकि निवेश के लिए, वो निवेश के लिए आपने कितनी भूमि का अधिग्रहण किया, कहाँ वो इंडस्ट्री बन रही है, कहाँ धरातल पर, तो जमीन पे ही आएगा ना। बिल्कुल। अब वो जमीन कहाँ है? ये कोई हमें रोजगार मत दिखाइए आपके, हमने कितना रोजगार दिया, आप दिखा दीजिए कि हमने कितनी जमीन एक्वायर की है किसी एक जिले में। 4 जिलों में पूछ रहे, किसी एक जिले में आप बता दीजिए, इस जिले में के लिए वो हम मान लेंगे। अरे श्रीमान जी सुनिए ना, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ जी संजीव जी। खरबा में जाइए 540 बीघा जमीन पर मेडिसिटी 2 बन रहा है। आप उधम सिंह नगर में जाइएगा, आप रुद्रपुर में जाइएगा, आप अरे वो तो सर, ये तिवारी जी से आप शुक्र करो कि उत्तराखंड में तिवारी जैसा आदमी आया और उसने आपको कुछ दे दिया करके। हल्द्वानी में जाइए, आप हल्द्वानी में जाइए, आप देखिएगा, आप देखिए वहां पे धरातल पे काम हो रहा है श्रीमान जी। हम हवा में बात नहीं कर रहे, धरातल पे काम हो रहा है। और यही बड़ा कारण है कि जो इन्वेस्टर हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर उनके ऊपर विश्वास कर रहा है, और बड़ी संख्या में उत्तराखंड में एक बिल्कुल नए तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह पे हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गए हैं। आपको यकीन करना पड़ेगा, कभी कहीं तो भरोसा करना नहीं संजीव जी, अच्छी बात है कि अपनी पेट थपथपाने का काम भारतीय जनता पार्टी खुद ही कर रही है। और अगर ऐसा कर रही है, धरातल में काम हो रहा है, तो मुझे लगता है इसका बखान भी होना चाहिए। ठीक है, हम विपक्षी प्रवक्ता होने के नाते हम संदीप जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं अगर देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस से हैं, विपक्ष से हैं। लेकिन रतनमणि डोभाल जी एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक हैं जो सच्चाई को बयां कर रहे हैं कि भाई धरातल के में कितना काम किया गया, एमओयू साइन किए गए, और ये जो बजट है भाई, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। थोड़ा सा गंभीरता आपकी नजर नहीं आ रही है। संजीव वर्मा जी, आप गंभीर नहीं है डिबेट को लेकर भी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। संदीप जी का रुख कर लेते हैं, वापस लौटते हैं, आप तब तक बात कर लीजिए। संदीप जी, क्या विकास को वाकई रफ्तार मिलेगी? जो 39,000 करोड़ का निवेश हुआ या एमओयू साइन हुए, ये बजट काफी है उत्तराखंड के विकास के लिए? सोनी जी, विकास को रफ्तार मात्र भाजपा कागजों में देने का काम कर रही है। जो पेन और कागज लेके हमारे साथी संजीव वर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे, उन्हें आप स्वयं सरकार समझिए। मात्र वो भाजपा को कागजों में दौड़ाने का, भाजपा उस राज्य का विकास भाजपा में दौड़ाने, जो भाजपा है मात्र कागजों में इस राज्य का दौड़ाने का काम कर रही है। श्रीमान जी, स्पष्ट मानिए, इस राज्य को इन 7 वर्षों में आप महंगाई, बेरोजगारी, पलायन के चरम पर ले गए हैं। आपको इसका जवाब संजीव भाई देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। और मैं आपको कई बार कहता हूँ, दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप आदमी अच्छे, गलत जगह से आप हमेशा प्रवक्ता बन के बैठे हैं। आप कांग्रेस में आइए और कांग्रेस में आके जो इस राज्य की सच्चाई और असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे आके बात कम से कम संदीप जी, आप तो मत कहिए ये बात। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों में जीत हासिल। चलिए, आप सभी मेहमानों को माफी के साथ रोकना चाहेंगे और चर्चा में वापसी करेंगे। इसी बीच बलौदाबाजार यानी कि छत्तीसगढ़ में जो हिंसा हुई, उससे जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। एक्शन में आई सरकार, जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई, सतनामी समाज के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। हिंसा में कम से कम 10 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बलौदाबाजार हिंसा में 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दोषियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी।
तो धार्मिक प्रतीक को खंडित करने को लेकर ये पूरी हिंसा भड़की और हंगामे की तस्वीर सामने आई। हमला करने वाले सतनामी समाज के लोग, अब तक 70 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि हिंसा की तस्वीरें भी आई। सरकारी दफ्तर से लेके वो तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। धारा 144 लागू रही और इसी में अब कार्रवाई होगी, यानी कि सख्ती बढ़ती जा रही है। वीडियो से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर दोषियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे, घायल हुए थे, जिन्होंने इस प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया था। तो सरकार अब एक्शन में आई है और 10 करोड़ की संपत्ति का नुकसान जो आकलन किया गया है इस हिंसा का। बलौदाबाजार हिंसा में 150 लोगों की गिरफ्तारी और पूछताछ लगातार जारी है कि आखिर इस बड़े पैमाने में ये हिंसा इस तरीके से भड़काने का काम क्यों किया गया, क्योंकि लगातार जो वजह निकलकर सामने आई कि धार्मिक प्रतीक को तोड़ने और खंडित करने को लेकर ये पूरा प्रशासनिक स्तर पर इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और इसी वजह से सतनामी समाज के लोग आक्रामक हो गए और आक्रामक का ये नतीजा कि हिंसा भड़की। एकजुट होकर 3 से 4 हजार सतनामी समाज के लोगों ने आगजनी की और यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया इनके द्वारा और ये आकलन निकलकर सामने आ रहा है कि 10 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो अब एक्शन में सरकार, इन दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जिस तरीके से अब चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर, और कई जो पुलिसकर्मी हैं कल इस पूरे हंगामे में जख्मी भी हुए, क्योंकि प्रदर्शन को रोकने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था और इस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए धारा 144 भी लगाई गई। प्रदीप नामदेव इसी खबर पर जुड़े हुए हैं सहयोगी। प्रदीप, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जैतनाम समाज का जो है स्तंभ था, इस पर 15 मई को जो है किसी के द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी गई थी। उस जयखेम का जो जयस्तंभ था उस पर जो है क्षति पहुंचाई गई थी। उसके बाद से जो है लगातार 15 दिन बीतने के बाद कल जो है सतनामी समाज एसपी कलेक्टर की परमिशन के बाद जो है धरना घेराव करने गए थे, प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन अचानक उग्र होकर जो है कल उन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसमें बिल्कुल प्रदीप, बड़ी घटना और वो तस्वीरें लगातार के न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से हिंसा ने एक बड़ा रूप ले लिया। लेकिन प्रदीप, सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि जो एक्शन कल लेना चाहिए था इस हिंसा को और भड़काऊ बनाने से, यानी कि रोकने की तमाम कोशिशें की जानी चाहिए थी, सरकार को एक्टिव होना चाहिए था, उसमें थोड़ी सी लेट लतीफी होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कल जैसे ही दिल्ली दौरे से यहाँ के जो डिप्टी सीएम है और गृह मंत्री विजय शर्मा जो पहुंचे, वो तुरंत घटना स्थल पर रात लगभग 2 बजे पहुंचे और उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश भी दिए और सुबह सुबह जो है तड़के सुबह 100 से ज्यादा लोगों को जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया और लगातार जो है सर्चिंग की जा रही है वहां पर कि कौन कौन था कौन नहीं था और सीसीटीवी में भी पहचान की जा रही है कि किन लोगों ने आखिर इस घटना को अंजाम दिया। तो देखिए लगातार जो है पुलिस वहां पर अभी बात करें तो वहां धारा 144 लागू कर दी गई है और लगातार जो है अभी भी तनावपूर्ण माहौल है। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी तनावपूर्ण माहौल है और वहां पर चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस अभी भी तैनात है, क्योंकि देखिए सतनामी समाज ने कल जो कृत्य किया है काफी निंदनीय है, इस पर लेकर काफी बयानबाजी भी जारी है। लेकिन जो सतनामी समाज के विधायक हैं और गुरु हैं खुशवंत साहब, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे समाज के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, उसमें कुछ उपद्रवी लोग घुसे और समाज को उग्र करने का काम किया गया है और तभी इस घटना को देखिए सभी ने मिलकर अंजाम दिया है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे समाज के द्वारा एक कृत्य नहीं बिल्कुल किया तो गया फिर है। वो कौन से समाज, अगर अदर समाज का जिक्र किया जा रहा है सतनामी समाज के लोगों द्वारा, तो ये कौन से समाज के लोग हैं? क्योंकि कल तस्वीरें सामने आ रही थी और उसमें सतनामी समाज के लोगों ने हिंसा भड़काए जाने का काम किया। जो अन्य समाज के लोग थे वो फिलहाल घरों में दुबके हुए थे। इस तरीके की भी तस्वीरें और खबर सामने आई। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अब
अब फिलहाल जो इस पूरे हंगामे में शामिल रहे, सतनामी समाज के लोगों का कहना है कि अन्य समाज के लोग आकर इस हिंसा को भड़काने का काम उनके द्वारा किया गया। बिहार के 4 लोग थे, बिहार के 4 मजदूरों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद यह हिंसा की तस्वीरें और एक धारा 144 लागू। अब जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। चर्चा MOU जो साइन हुए इन्वेस्टर्स समिट को लेकर 39,000 करोड़ का जो निवेश है वो क्या उत्तराखंड के विकास को रफ्तार दे पाएगा, इसको लेकर विस्तार से चर्चा हमारी जारी है। हमारे साथ UKD प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, देवचंद जी। क्योंकि लगातार जैसे कि ये बात भी निकलकर सामने आ रही है, हालांकि इस बात में तो विपक्ष को विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है कि धरातल पर ग्राउंडिंग में कुछ काम किया भी गया, सिर्फ कागजों तक ही सीमित है काम। हालांकि संजीव जी लगातार उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि आवास विभाग, पर्यटन विभाग, ऊर्जा विभाग है जहां पर धरातल में काम किया गया है। उन्होंने आंकड़ा पेश किया है। अब वो धरातल में हुआ, पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये आप बखूबी जानते होंगे क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी हैं। और विकास को रफ्तार मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है क्या? देखिए सोनी जी, हमारा तो क्षेत्रीय दल है, हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में जो CM धामी की जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, धामी जी अपनी पीठ थपथपाने के लिए भले जो भी कार्य कर रहे हो, लेकिन हमें तो धरातल पर वो कार्य दिखने चाहिए जो लोगों के हित में हो। आप आज देख रहे हैं कि पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड के सारे पहाड़ी राज्य आज जो है अपनी पीड़ा रो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका जो यातायात के साधन उसमें भी आज की डेट में शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जो सड़क योजना है वो घर घर तक तो पहुंच गई है, लेकिन उसमें सड़क में गाड़ी जाने लायक सड़क नहीं है। उन सड़कों को वो यातायात में अपनी पीठ तक थपथपाए ना। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा जो पहले भी मेरा सवाल था सिंपल था, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टर समिट कराइए, हर साल कराइए, लेकिन इस मत से कराइए जिसमें राज्य का विकास हो। ऐसा ना हो कि राज्य ठगा जाए, राज्य चला जाए। और कहीं ना कहीं हम तो अपना भू कानून, मूल निवास की पीड़ा रो रहे हैं। क्या इन इन्वेस्टर समिट में आपका ये भी जो हमारे मुद्दे हैं इनका भी कोई जो उस पर कोई बात हो रही है कि नहीं हो रही? ऐसा ना हो कि इन मुद्दों को ये एक बड़ा मसला रहा है हमेशा से ही। मेरा मुख्य कहने का सिर्फ इतना है कि जो आप इन्वेस्टर समिट ला रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में ला रहे हैं, वो पर्टिकुलर क्या है वो जनता को बताएं, उसमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। और हमारे अभी तक बताया ना देवचंद जी, आपने सुना नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आवास विभाग, पर्यटन विभाग, ऊर्जा विभाग, इस क्षेत्र में काम किया गया है। संजीव जी के द्वारा अगर जो बताया गया उस आधार पर अगर बात की जाए, संजीव जी इस बात का जवाब जो आप सुन पा रहे थे देवचंद जी का, इसका जवाब देंगे क्या? जी देखिए, 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और जिसमें आप कहें तो फिर मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं। नहीं, दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद होगा और इतना समय नहीं है। ऊर्जा विभाग है, आवास विभाग है। संजीव जी, मूल निवास, भू कानून, ऑल वेदर रोड और जिस तरीके से आपने देखा ही स्मार्ट सिटी को लेकर भी विपक्ष ने बहुत से सवाल उठाए, तो जो बजट है 39,000 करोड़, क्या ये काफी है हर क्षेत्र में निवेश के लिए? और जरूरत क्या है उत्तराखंड की? पहले तो ये समझना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस दिशा में कितना कार्य किया गया? संजीव जी जी, ये आरंभ है। 7 वर्षों से हम आरंभ भी देख रहे हैं। युवा माननीय मुख्यमंत्री के राज्य का आरंभ भी देख रहे हैं। विजन 2025 उत्तराखंड को आत्मनिर्भर स्टेट बनाने की दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं और एक तरह से समृद्ध और सुदृढ़ उत्तराखंड कैसे बने उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। देश से विदेश से इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें से जो अभी हमारा एक बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, इसमें 3,54,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट के ऊपर MOU आए थे। उसमें 39,000 करोड़ के अभी तक ग्राउंडिंग हो चुके हैं। इन्होंने अपना काम आरंभ कर दिया है।
40,000 हमारे युवाओं को इसमें रोजगार मिल चुका है और अभी ये अनवरत जारी है और इसमें लगातार काम हो रहा है, लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है। संजीव जी, शिक्षा के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ धरातल पर? उत्तराखंड की जो ये तस्वीर भी और अधिक अच्छी इसमें होने वाली है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लगातार जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे तमाम विपक्षी भाई जिनको विकास से आज तक कभी कोई लेना देना रहा नहीं, और जब भी हम विकास की बातें करते हैं तो मैं सोचता हूँ इन लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है। इनको अपना दृष्टि दोष का इनको इलाज भी कराना चाहिए और विकास को सुनने की इनको आदत भी डालनी चाहिए, अपने कान का भी इलाज कराना चाहिए। देखिए ये प्रदेश है केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नहीं, ये प्रदेश सभी का प्रदेश है, ये कांग्रेस का भी है, यूकेडी का भी है और ये जो हमारे माननीय डोभाल जी बैठे हैं आपका भी है श्रीमान जी। हर चीज में क्रिटिसाइज करना, हर चीज में क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है संजीव जी, आप नहीं क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं आलोचना जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसे डंके की चोट पर बोला जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस क्षेत्र में बेहतर काम किया गया। संजीव जी, जहाँ पर विकास की बात आती है आपको जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके लिए अप्रिशिएट भी कीजिए सरकार को। जरूरी नहीं है कि कुछ तो अच्छे काम हुए नहीं होंगे ना। रतनमणि डोभाल जी, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है बता दीजिए, गदगद हो जाएंगे संजीव जी। और जरूरत को भी समझना होगा ना कि उत्तराखंड की जो मूल जरूरत है, हालांकि अभी देवचंद जी जो यूकेडी से हैं वो भू कानून और का रोना रो रहे हैं और हालांकि ये मांग लंबे अरसे से यूकेडी के द्वारा भी उठाई जा रही है और एक लंबे अरसे से ये मांग चली आ रही है, लेकिन अभी और उत्तराखंड की मौजूदा वक्त में जरूरत क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। नहीं देखिए, मैं आप जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं माननीय वो बता रहे हैं मेरे न तो मेरे भाजपा से मतलब है, न मुझे कांग्रेस से मतलब है, न मुझे यूकेडी से मतलब है, मेरा मतलब उत्तराखंड से है। ये 24 साल का उत्तराखंड हो गया है और आप बारी बारी से दोनों पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं और इसी सत्ता में जबकि 12 में से 13 में से 12 मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में रह के खत्म हुए और ये जो नारायण दत्त तिवारी हैं उनका तो सिडकुल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, हम आपका भी देखना चाहते हैं। हम आपके बुराई में थोड़ी, हम तो कह रहे हैं कि जो आपने किया। मैं ये कह रहा हूँ जानकारी होनी चाहिए, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अरे कैसे आप फिर वही बात कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थे, मुख्यमंत्री अभी तो मोदी है, 56 इंची मोदी। 1,000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज दिया था और टैक्स हॉलीडे संजय जी इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। किंतु जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, आपने उत्तराखंड से जो औद्योगिक पैकेज को भी छीनने का अभी किसकी सरकार है संजीव जी? 10 साल से आप हैं, को भी छीनने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा देने वाली रही है और कांग्रेस पार्टी हमेशा छीनने वाली रही है। इस बात को भी आपको अच्छे से जानकारी है। जनता को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिल रहा है क्या रतनमणि डोभाल जी? किसी एक उसूल पे तो चलिए आप लोग। आज की भारतीय जनता पार्टी, आप 10 साल हो गए, 10 साल राज्य में भी कर रहे हैं, 10 साल केंद्र में भी हो गए। वो 10 साल में बताइए आपने क्या किया है? आप ये कह रहे हैं कि जितना 5 आप ये जो निवेश आप बता रहे हैं 39 करोड़, ये त्रिवेंद्र राउत का जो इन्वेस्टर था या धामी का था उसमें से है? किसमें से आप ये निवेश कर रहे हैं? परियोजना दिखाई देती है, एक्सप्रेस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे दिखाई देता है, दुनिया भर के जो हमारे नेशनल हाईवेज बने वो दिखाई देते हैं, जो हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। अरे 1 यूनिट बिजली आप बताइए कि आपने कौन सी यूनिट बिजली बनाई है? नहीं देता तो मैं इसके बाद भी ठीक है, डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें दोष आपका है, मेरा नहीं है श्रीमान जी। सरकार तो अपनी तरफ से काम कर रही है। जो 5 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देते।
जो नई इसके यूनिवर्सिटी बाद बनी भी है, वो भी आपको स्वास्थ्य दिखाई नहीं सुविधाओं देती। के लिए जो- उत्तराखंडी जो- रोना जो- जो रोते हुए एम्स- नजर आ रहे हैं। जो रतनमणि दो जी, एम्स यहाँ पर बने वो भी आपको दिखाई नहीं देते। अब ये प्रॉब्लम आपकी है ना। जब संजीव आपको जी, विकास संजीव दिखाई जी, नहीं दे ऐसा रहा नहीं है। जो धरातल पर संजीव विकास जी, हुआ है, ऐसा वो नहीं है। आपको आपने दिखाई कह नहीं दिया देता। कि ये प्रॉब्लम तो आपकी है, प्रॉब्लम ये आपकी प्रॉब्लम है, जनता की है। ये जनता बात को अलग तो है कि दिखाई एक दे बार रहा है। फिर से जनता को जनाधार तो मिल गया। विकास दिख- सर, जो अस्पताल आपने बनाया उस पे ताला लगा हुआ, वो भेज दूं सोनी जी, आपको? देखिए, जनता को तो विकास दिखाई दे रहा है और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। चलिए, जनता ने संदीप चमोली जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अपनी सहमति की मोहर लगाई है। अभी जो 2022 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी जनता ने चलिए, अब आगे की तैयारी करिए। संजीव जी, लोकसभा चुनाव आप जीत चुके हैं, अब आगे की तैयारी करिए। उपचुनाव 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, नगर निकाय चुनाव होना है, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा और तैयारियां करिए बखूबी, ताकि एक बार फिर से जन समर्थन मिले। लेकिन उन समस्याओं पर भी ध्यान दीजिए जिन समस्याओं को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। संदीप चमोली जी का रुख कर लेते हैं। संदीप चमोली जी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है भाई कि वो तमाम खामियां भी निकलकर सामने आ रही हैं, या चाहे स्मार्ट सिटी का जिक्र किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, और ये बखूबी आप लोग उठा भी रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का ये मानना है कि भाई धरातल में काम किया जा रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है आप लोगों को। भाई किससे नजर नहीं आ रहा है? जो काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से किए जा रहे हैं, धरातल में कितने पहुंचते हैं, कागजी आंकड़े कितने हैं, वो भी नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस बार के जो नतीजे सामने आए, या उपचुनाव की बात करें या नगर निकाय चुनाव की बात करें, आगे की क्या कुछ तैयारी, और इस बार क्योंकि एक बार फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही है। सोनी जी, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि भाजपा के साथ ही कोई भी राज्य का व्यक्ति, वो कांग्रेस से ना हो, किसी दल से ना हो, कोई वैसा भी व्यक्ति जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति इनसे कोई सवाल करता है तो इनके अंदर एक बौखलाहट सी उत्पन्न हो जाती है। इनको कोई बताए कि 7 वर्षों से इस राज्य में ये हैं, अगर 24 वर्ष हमें बने हुए हैं तो लगभग 15 वर्ष से ऊपर का राज्य अब आप लोग इस राज्य में कर लेंगे, तो सवाल आपसे नहीं किससे करेंगे? दूसरी बात, आप लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप अपने कानों का इलाज कराइए, अपनी आंखों का इलाज कराइए। संजीव भाई, ऐसा कौन सा चश्मा जो विकास मात्र आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है? आप मेडिकल अरे आपको तो दिखाई देता नहीं है मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई इटली से मंगा लीजिए, कपड़े पहन के आए हैं और अच्छे से सेव करके आए हैं, तो आपने कसम खाई कि दूसरे आदमी को बोलने नहीं देंगे। भाई सुन लीजिए, ये भाषण काफी लंबा हो गया, छोटे भाई को सुन लीजिए। आज भी सोनी जी प्रसव पीड़ा से पहाड़ों में हमारी माताएं बहनें मर रही हैं, ये किस मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं? दूसरी बात, आप कहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार थी इसलिए ये माननीय पंडित एनडी तिवारी इसका विकास कर पाए। महाराज 10 वर्ष से तो आप हैं, अगर हमने किसी औद्योगिक पैकेज को बंद किया था, हमारी गलती थी सोनी जी, जनता ने हमें इसकी सजा दी। अब तो नरेंद्र मोदी अभी तक उस सजा को भुगत रहे हैं संदीप जी। विपक्ष जो है अभी तक उस सजा को भुगत रहा है, अभी तक जनता के दिल में जगह नहीं बना पाया है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की जरूरत को समझते हुए अगर धरातल पर काम किए जाएंगे तो वो नजर आएंगे। सिर्फ विकास का चश्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही पहन रखा है, शायद उससे चश्मे से किसी और को विकास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी बेरोजगारी हावी है, क्योंकि बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है और रोजगार ना होने की वजह से पलायन की स्थितियां नजर आ रही हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में जो है अभी और काम करने की जरूरत है। और क्या ये बजट काफी है? इससे विकास को रफ्तार मिलेगी? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। कण कण में जान, इस कार्यक्रम के करता है राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।